हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं फिलिप्स कार्बन ब्लैक की कंपनी के बारे में, जिसमें हम कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस, कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस और कंपनी के बिजनेस मॉडल पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज आप सबने देखा होगा कि पारादीप फॉस्फेट्स में करीब 13% के आसपास की तेज़ी भी देखने को मिल रही थी। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। कंपनी के बिजनेस मॉडल पर, कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस सब की चर्चा करी हुई है। वीडियो नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, यहाँ बहुत कुछ आप सीखने भी वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बताना चाहेंगे, आज आपने देखा होगा मार्केट में ज़बरदस्त हमें प्रेशर देखने को मिला था। एक वॉलेटिलिटी सेशन काफ़ी ज़बरदस्त हमें देखने को मिला। आज एक्सपायरी भी थी, लेकिन यहाँ पर जो इसका मेन रीज़न है, आप लोगों ने देखा होगा कल भारत का Q1 का जीडीपी डेटा निकल कर आया था, जिसमें जो जीडीपी डेटा निकल कर आया इस क्वार्टर के लिए, जून के लिए, अप्रैल जून का, वो 13.5% का रहा है। यहाँ जो एक्सपेक्टेशन थी, यहाँ पर अगर आप देखिए 16.2% की थी, जिसके अगेंस्ट यहाँ पर डिक्लाइन आया है, जिसकी वजह से आज मार्केट में हमको प्रेशर देखने को मिला। देखिए, सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आपको उस पोजीशन में, उस सूरत में आपको करना क्या है कि कंपनी के एटलीस्ट बिजनेस मॉडल को एक बार समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल को आप समझोगे नहीं तो आप उसमें लॉन्ग टर्म का समय नहीं दे पाओगे। क्योंकि जब आप किसी स्टॉक में निवेश कर रहे होते हैं तो सिर्फ आप उस स्टॉक को नहीं खरीद रहे होते हैं, बल्कि उस कंपनी में निवेश कर रहे होते हैं जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया है। अभी उदाहरण तौर पर अगर आपको यहाँ 10 रुपये किसी को उधार देना है तो क्या आप दे पाओगे ऐसे? जब तक ट्रस्ट नहीं होगा, अब तक उसके बारे में बंदे को जानोगे नहीं, आप तो उधार कैसे दे सकते हो? तो इसलिए किसी भी कंपनी में जब लॉन्ग टर्म का निवेश कर रहे होते हैं तो उसके बिजनेस मॉडल को एक बार ज़रूर नज़र डाल लिया करिए। कंपनी की बात करें तो फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड यहाँ पर आरपी संजीव गोयनका ग्रुप का एक हिस्सा है, जो कि 1960 में फिलिप्स पेट्रोलियम कंपनी यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया था, जिसका कोर ऑब्जेक्टिव कार्बन ब्लैक के इंपोर्ट को बदलना था। पीसीबीएल भारत में सबसे बड़ा कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरर भी है। इसके साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्लेयर भी है, जिसका 40+ देशों में एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस भी हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी एक विशेष कार्बन ब्लैक का भी उत्पादन करती है, जो प्लास्टिक प्रिंटिंग, पैकेजिंग, कोटिंग सहित यूवी स्टेबलाइजिंग कंडक्टिव एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। जिसमें कंपनी का रेवेन्यू वाइज अगर आप ब्रेकअप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैक कार्बन के अंदर से इनका 95% का रेवेन्यू, वहीं जो इनका स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक है उससे 5% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर पा रही है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ की अगर आप बात करिए तो कंपनी की 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जो एक स्ट्रेटजिकली लोकेटेड भी हैं, जैसे कि मुंद्रा, पालेज, कोची एंड दुर्गापुर में। वर्तमान में अगर आप कंपनी का कंबाइंड फैसिलिटीज़ की बात करें तो 5,71,000 TPA यानी कि ट्रिलियन पर एनम है और ऑफ कार्बन ब्लैक का, और 76 मेगावाट ऑफ को जनरेशन पावर की क्षमता पर कंपनी काम भी यहाँ पर कर रही है। कंपनी का लक्ष्य इस चीज़ को, कंपनी की अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो FY20 में माफ़ करिएगा 86% का हमको देखने को मिला था, जो कि FY21 में, और FY23 में स्पेशलिटी ब्लैक कार्बन को बढ़ाकर 32,000 TPA और कार्बन ब्लैक कैपेसिटी को बढ़ाकर 2023 तक कितना करना है, 1,50,000 TPA करना है। अगर कंपनी ऐसा करती है तो कंपनी में एक मेजर फैक्टर भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि एक पॉजिटिव पॉइंट कंपनी के लिए यहाँ रहने वाला है। अगर आप कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज़ द लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक कंपनी इन इंडिया एंड 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्लोबली, यानी कि इंडिया के अंदर ये लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक प्रोड्यूसर है। वहीं अगर आप वर्ल्ड वाइड बात करें तो इसका स्थान 7वें नंबर पर आता है। इट हैज़ प्रेजेंस अक्रॉस 40+ कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इज़ द लार्जेस्ट इंडियन एक्सपोर्टर ऑफ कार्बन ब्लैक, यानी इंडियन एक्सपोर्टर की बात करें तो एक ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया के अंदर, जो कि कंपनी को एक काफ़ी अलग दिशा यहाँ पर देता है। प्रेजेंटली इट्स एक्सपोर्ट सेल्स वॉल्यूम अकाउंट्स फॉर 29% ऑफ रेवेन्यू, यानी कि जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू हमें देखने को मिलता है वो इनके टोटल रेवेन्यू का 29% हमको सिर्फ एक्सपोर्ट के माध्यम से ही देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। क्योंकि कंपनी किसी एक देश पर या किसी एक जगह पर स्थिर नहीं है। कंपनी का अगर आप क्लाइंटल बेस देखें तो यहाँ पर इनके MRF, अपोलो टायर, JK टायर, TVS टायर, सीएट, नेक्सन टायर, गुडियर,
मिशलिन जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं इंडियन और ग्लोबल मार्केट में, इनका बहुत अच्छा नाम भी है, जिससे कंपनी को 65% का मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है। इनके टॉप 10 क्लाइंट में कंपनियों को नाम आते हैं। अब अगर आप कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो आप सभी को पता है कि फिलिप्स कार्बन ब्लैक करती क्या है, कार्बन ब्लैक रियल में होता क्या है। ये सब आप लोगों के लिए एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका यूज़ आखिर रियल में होता क्या है। जो इनके जो क्लाइंटल हैं एमआरएफ, अपोलो टायर, आखिर क्या चीज़ ये दे रही है जो इनके क्लाइंटल इतने बड़े हमको देखने को मिल रहे हैं। हमको आपके कमेंट का इंतजार यहाँ पर बेसब्री से रहेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो कंपनी के पास 2 R&D सेंटर्स हैं, एक इंडिया में है और दूसरा यहाँ बेल्जियम में है, विच फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस एंड मशीन टेक्नोलॉजी यील्ड। यानी कि जो इनका R&D सेंटर है इसमें कंपनी का मुख्य उद्देश्य है मशीन टेक्नोलॉजी की प्रोसेस को इम्प्रूव करना, न्यू प्रोडक्ट के विकास पर ध्यान केंद्रित करना। इन्होंने अपने R&D सेंटर्स पर लास्ट 3 ईयर्स के अंदर 41 करोड़ रुपीज़ का खर्च भी यहाँ पर किया हुआ है। इन्होंने 2 इन्वेंशन के लिए पेटेंट भी लिया हुआ है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। अगर आप यहाँ पर ब्रांड्स की बात करें तो यहाँ कंपनी के पास रॉयल ब्लैक के नाम से एक नया ब्रांड भी है, जिसमें ब्लूमिना और न्यूटॉन शामिल हैं। नए ग्रेड न्यूटॉन की कॉमर्शियल सेल्स के साथ FY19 में कंपनी ने इन्होंने भारत में और विदेशों में इंक पेनिट्रेट में भी एंट्री ली है, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट फूड कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेशंस के लिए US FDA रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाली कुछ कंपनियों में से ही एक है। इन्होंने इस वर्ष प्रमुख टायर कस्टमर्स के लिए अनुकूलित ASTM कार्बन ब्लैक ग्रेड भी विकसित किए हैं। तो ये कंपनी के बिजनेस मॉडल पर चर्चा कर ली, जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम था। अब हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 5298 करोड़ का है, यानी स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 11.8 के मल्टीपल पी पर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.2, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.4। करेंट प्राइस है 140 का, जो आज ही हमको लगता हुआ देखने को मिला है, इनका हाई भी था। बुक वैल्यू है 69 रुपीज़ 20 पैसे की, हाई 144, लो 89। डिविडेंड यील्ड काफ़ी शानदार है कंपनी का 3.56% का, यानी अगर आप इस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो रिटर्न भले ही आपको डिसेंट मिले, लेकिन कंपनी आपको इतना अच्छा डिविडेंड भी दे देगी कि अच्छे खासे प्रॉफिट भी आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। समय समय पर आपको कंपनी यहाँ पर डिविडेंड के द्वारा भी मालामाल करती रहेगी। अब यहाँ पर कंपनी के प्रॉस भी वही है कि कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रही है 3.56% का। नेक्स्ट आता है इनका जो कंपैरिजन है, हालांकि यहाँ पर इनके पीयर्स हैं, यहाँ पर मेरे हिसाब से गलत दिया हुआ है। मैं पीयर्स की बात करूँ तो यहाँ पर गोवा कार्बन और रेन इंडस्ट्रीज जैसे इनके एक प्रमुख पीयर्स हैं। अब यहाँ पर कंपनी का अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक पैरामीटर में कंपनी ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है, क्योंकि जैसे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल एक फ्यूचर ओरिएंटेड है। जिस बिजनेस सेगमेंट में काम कर रही है यहाँ पर मार्केट में, चाहे व्हीकल्स इलेक्ट्रिक हों या फिर पेट्रोल वाली हों, इसका जो प्रोडक्ट है ये डिमांड में हमेशा रहेगा, क्योंकि टायर जब तक चलता रहेगा तब तक इसका प्रोडक्ट भी यहाँ पर चलने वाला है। सेल्स आप देख सकते हैं 1219 करोड़ की रहा करती थी मार्च 2022 में। जून 2022 आते आते सेल्स बढ़ गई 1409 की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल रहा है 14% का। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कंपनी प्रॉफिट क्या जनरेट कर पा रही है। तो इस क्वार्टर के लिए जो कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है वो 126 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर में 88 करोड़ का था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने अपने प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ भी दिखाया है, जिसके कारण यहाँ पर अगर आप इनका अर्निंग पर शेयर देखें 2.34 का रहा करता था, जो कि बढ़कर 3.34% का देखने को मिल रहा है। वहीं पर कंपनी ने साल दर साल भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। आप देख सकते हैं 1696 करोड़ की सेल्स आ करती थी 2011 में। यहाँ 2022 आते आते कितना हो गया है 4852। सिग्निफिकेंट कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपने देखा, और यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा है 448 करोड़ रुपीज़ का। वाई बात कर लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर, हर एक पैरामीटर पर कंपनी ने काफ़ी शानदार सेल्स भी दिखाई है और एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पर जनरेट कंपनी कर पा रही है। अर्निंग पर शेयर 11.29 से बढ़कर 12.17 का हमें देखने को मिल रहा है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ
कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस CAGR अगर आप देखें 10 ईयर्स के अंदर 32% के CAGR से अब तक स्टॉक ने रिटर्न बनाकर कर दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिजर्व, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम पॉइंट होता है जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो जिस कंपनी के पास रिजर्व नहीं है उस कंपनी में फ्यूचर में आगे अगर कोई वर्स्ट कंडीशन आती है, जैसे हाल ही में भी आपने कोविड की दिक्कत देखी होगी, तो रिजर्व होने से कंपनी बुरे वक्त पे भी अपने ऑपरेशन को चला पाती है सही ढंग से। तो यहाँ पर देखिए हर क्वार्टर हर साल दर साल कंपनी अपने रिजर्व को बढ़ा रही है। इसके बाद अगर यहाँ पर बात करिए टोटल एसेट्स की, एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जिसको कंपनी बेच कर कम से कम कोई अमाउंट जनरेट कर ही सकती है। तो एसेट्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 899 का रहा करता था, जो कि हर साल बढ़कर 2087 तक का आ चुका है। नेट टोटल एसेट्स देखें अगर 4785, जो कि अगेन किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। नेट कैश फ्लो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिल रहा है हमको 34 करोड़ रुपीज़ का। अब यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। देखिए प्रमोटर्स की बात करें 2019 में सितंबर में होल्डिंग कितनी थी 53.56% की, लेकिन कंपनी हर एक साल अपनी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बेचा है। बाय किसने किया है, पब्लिक ने या किसने? यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट क्या है, पब्लिक ने बाय नहीं किया है, बाय किया है FIIs ने 9.46% से बढ़ाकर अपनी होल्डिंग को 10.18 का कर लिया है। वहीं DIIs ने लगातार आप देखो जून 2021 में 2.07, 2.11, 4.77, 5.16, 6.06, यानी हर साल DIIs ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। पब्लिक के पास जो होल्डिंग रहा करती थी 32% की घटकर 31% की हो गई है। जब भी किसी कंपनी में FIIs DIIs, खासकर DIIs जब होल्डिंग को बढ़ाता है, अपनी स्टेक को बढ़ाता है, तो आप रिटेल निवेशक उस वक्त ज़रूर सतर्क हो जाए। मतलब सतर्क कहने का मतलब उस स्टॉक को जरूर रडार पर रख लें अपने, क्योंकि उस स्टॉक में आने वाले शॉर्ट टर्म में आपको एक बिग रिवार्ड भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब हम कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स पर एक बार जाकर देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से वो लेवल हैं जो आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। आज के ट्रेडिंग सेशन की बात अगर हम करें तो आज स्टॉक ओपन होता है 137 रुपीज़ के ऊपर, मतलब ऊपर बोले तो सेम प्राइस के ऊपर होता है। यहाँ पर हाई लगता है 143 रुपीज़ 90 पैसे का, लो है 136 का, क्लोजिंग है 140 रुपीज़ 30 पैसे के ऊपर। अब यहाँ पर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम में इनके 245% का इजाफा भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अभी क्या करना है, क्या करेंट प्राइस पर बाय करना है, चलिए टेक्निकल चार्ट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं एक बार हम। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं, वीकली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। सारे लेवल हमने ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेंड लाइन के द्वारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। अभी देखिए यहाँ पर अगर आप जो लेवल चल रहा है यहाँ पर 145 का, अगर आप यहाँ पर देखें तो स्टॉक यहाँ पर एक काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेट भी कर रहा था। इसको तोड़ने की कोशिश किया लेकिन स्टॉक ऊपर नहीं जा पाया। उसके बाद एक डिक्लाइन आया, यहाँ स्टॉक नीचे आया, फिर ऊपर गया, और जैसे ही इसने 145 के लेवल को तोड़ा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम थे अच्छे खासे। आज की बात करें तो आज भी यहाँ पर हमें अच्छे खासे वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी आप लोगों को एंट्री नहीं लेनी है जब तक कि स्टॉक 150 के प्राइस रेंज को सस्टेन नहीं करता है। यहाँ पर मैं आपको नोट कर दे रहा हूँ, जब तक स्टॉक 150 रुपीज़ के लेवल को होल्ड नहीं कर रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा है, तब तक आपको इसमें फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है। अगर स्टॉक 150 के लेवल को होल्ड कर पा रहा है तो आप एंट्री ले सकते हो। जो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ मंथ के अंदर, वो 190 से लेकर 250 के रहने वाले हैं। अगर 187 का लेवल तोड़ता है, 190 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है, तो 240 के लेवल आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं तो टेक्निकल चार्ट्स बता रहे हैं, उसके आधार पर हम सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करी हुई हैं। कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। आप सभी के लिए एक ऑफ़र भी है, हमारी पेड सर्विसेज भी चल रही हैं जो 7 डेज़ के लिए डेमो के तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 7 डेज़ के लिए पूरे ट्रेडिंग के लिए कॉल्स जो भी हम जनरेट करते हैं दी जाती हैं, जिससे आप प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। साथ ही साथ नहीं ज्वाइन करना है तो इस चैनल के ऊपर भी हम समय समय पर ऐसे कई सारे वीडियो डालते रहते हैं जिसमें आप ट्रेडिंग के जरिए भी
अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर हमको बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर हम आपको डिटेल एनालिसिस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।